बात करेंगे। मेरठ में चर्च के कमरे में अचानक भीषण आग लग गई है। आग से कमरा जलकर पूरी तरह खाक हो गया है। ऑफिस रिकॉर्ड में यह आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। थाना लाल कुर्ती क्षेत्र की घटना पूरी बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से यहां आग से कमरे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। चर्च का ये कमरा है जहां पर रिकॉर्ड रखा जाता था और उसी कमरे में अचानक आग लगती है। आग किन कारणों से लगी ये भी पता किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं वो ये दिखाती हैं कि आग कितनी भीषण है। हालांकि इसको बुझाने की तमाम प्रयास कोशिशें की जा रही हैं और वजह क्या रही है ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर अभी जांच की जाएगी। फिरोजाबाद से खबर, जहां बिजली फीडर के स्टोर रूम में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। बिजली तारों पर बंदर कूदा था जिसके बाद यह पूरा हादसा हुआ और यह आग लगी है। हालांकि आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। अनुमानित जो है 45 मिनट्स पहले आग लगी थी, तो अब ये फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं और उन्होंने लगभग जो है आग बुझा ली है और बहुत अच्छा प्रयास रहा फायर ब्रिगेड वालों का और उन्होंने मेहनत करी तो आग बुझ चुकी है। अब क्योंकि स्क्रैप मटेरियल टाइप में था तो इसलिए ज़्यादा वैसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सही आकलन किया जाएगा इसका। विद्युत आपूर्ति अभी कब तक बंद रहेगी? विद्युत आपूर्ति के लगभग अभी 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि धुएं से जो है कार्बन आ गया है सारे इंसुलेटर में और केबल में, तो उसको अच्छी तरह से साफ करके थिनर विनर से उसको तब टेस्टिंग करके तब लिया जाएगा। तो लगभग 1 से 2 घंटे लग जाएगा। बरेली में एक फीमेल इवेंट मैनेजर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। इवेंट मैनेजर बरेली और आसपास के जिलों में जाकर इवेंट की बुकिंग करती थी। इवेंट मैनेजर करीब 2 हफ्ते पहले किसी इवेंट में जाने की बात कहकर घर से गई थी, लेकिन जब वो कई दिनों तक घर वापस नहीं आई तो परिजन ने लापता की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर कार्रवाई करते हुए इवेंट के बाद महिला कहां गई है इसकी जांच भी की है। साथ ही आपको बताएं पुलिस ने जांच पड़ताल कर कार्रवाई करते हुए इवेंट मैनेजर पूजा की करीबी निशानदेही पर उसकी लाश को हालांकि बरामद से कर लिया है। पूजा की अगले महीने शादी होने वाली थी, उससे पहले ही उसकी हत्या हो गई। फिलहाल पुलिस पूजा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कानूनी कार्रवाई की है। से गायब हैं, कोई लापता थी, गुमशुदगी में हमने इनकी रिपोर्ट कराई नवादा चौकी में, जहाँ से हमें कोई सही रिजल्ट मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से हमारे बड़े भाई मनोज राणा ने खुद इन्वेस्टिगेशन की है। एसपी ट्रैफिक साहब से परमिशन लेके सारे कैमरेज चेक किए हैं, सुरेश सवर नगर, डोरा मोड़, सॉफिडा रोड, ये सब के, तब जाके गाड़ी का नंबर जाके पता चला है। इसके बाद बारादरी पुलिस साथ में थी, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तब जाके थोड़े से क्लूज मिले हैं। इसमें विमल कुमार की निशानदेही पर ही महिला की जो बॉडी है वह रिकवर हुई है रिठौरा से, और उस महिला की स्कूटी भी रिकवर हुई है उसी की निशानदेही पर। इस प्रकरण में परिजनों द्वारा तहरीर दी गई, उस तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है बारादरी थाने में और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में दोस्ती को शर्मसार करने वाली हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। ऑटो ड्राइवर मेहताब की उसके ही दोस्तों ने गलत मांग का विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को दिल्ली के तीमारपुर इलाके में फेंक दिया गया। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर 24 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नीरज और हर्षित पटेल के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बैटरी ऑटो और मफलर बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया है। जैसा कि आरोपियों से पूछताछ में संज्ञान में आया है कि नीरज मेहताब पर अप्राकृतिक कृत्य करने का दबाव बना रहा था, जिसके उपरांत इन दोनों में चलती ऑटो में झगड़ा हुआ था, जिसके उपरांत नीरज ने मेहताब को ऑटो से धक्का दे दिया था, जिससे उसे सिर में गंभीर चोटें आई थी। उसके उपरांत पकड़े जाने के डर से उन लोगों ने उसे मफलर से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए थे। कन्नौज पुलिस ने युवक की पीटकर और गला दबाकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी गिरफ्तार मृतक के दोस्त हैं, जिन्होंने नशे में गाली गलौज के बाद वारदात को अंजाम दिया। मृतक खुशी आलम का शव कपूरापुर गांव के सड़क पर मिला है।
पोस्टमार्टम में पिटाई के बाद गमछे से गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। जांच में पंकज, शेर सिंह, सुधीर जाटव और अतुल जाटव के नाम सामने आए हैं। आपस में रोज इनका मिलना जुलना था और सभी लोग आपस में मिलते थे, खाना पीना इनका था, अक्सर शराब पीने के भी आदी थे। उसी दौरान ये पहले आपस में दोस्ती भी थी और जो पता चला है कि उसमें कुछ पैसा जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उसने पैसा उस दिन शराब में लगाया हुआ था। तो ये मृतक से मांग रहा था कि मेरे पैसे इसमें लगे, तो उसी में वो गाली देने लगा था और गाली देने के दौरान इसने मारपीट पहले करी और फिर तीनों लोगों ने मिलकर गला काटा। सीतापुर से खबर है, जहां कोडीन कफ सिरफ मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। काफी मात्रा में खरीदे कोडीन कफ सिरफ गए हैं, जिसके छापेमारी के दौरान बिक्री के नहीं, हालांकि दस्तावेज यहां से बरामद किए गए हैं। साथ ही नैमिषधाम हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर के नाम पर कफ सिरफ खरीदे गए थे। अलीगढ़ में एएमयू छात्र संघ चुनाव 2007 के दौरान हुए बहुचर्चित छात्र हत्याकांड में कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला 8 अप्रैल 2007 की रात का है, जब ओडिशा निवासी एएमयू छात्र की चुनावी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे विश्वविद्यालय परिसर में सनसनी फैल गई थी। और शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार तोमर ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया। इसमें काफ़ी दूर दूर से गवाह भी आए, वादी मद्रास वगैरह से लास्ट में आया। इसमें एक गवाह था शहनवाज, वो मुलजिम को सपोर्ट कर गया था। उसके बाद में 2 गवाह लास्ट में पेश हुए, जो चश्मित गवाह थे, निजामुद्दीन और वादी नवीन हसन, जिन्होंने घटना का समर्थन किया, अपनी एफआईआर का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि ये लोग आए, हमारे सामने आए और हमारे साथी के पर इन्होंने फायरिंग करी और जिसकी दौरान छात्र संघ चुनाव की रंजिश का मामला है जी। संभल पुलिस ने साइबर सेल और साइबर थाना की मदद से 509 मोबाइल फोन्स बरामद किए। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत करीब 1,07,00,000 रुपए है, जिनमें 204 मोबाइल संभल से गुम हुए थे, जबकि 305 मोबाइल अन्य जिलों से चोरी हुए थे। CIR पोर्टल के जरिए पुलिस ने इस बड़ी सफलता को हासिल किया। मोबाइल वापस मिलने पर उनके मालिकों ने खुशी जाहिर की है। तो इससे ना सिर्फ इस तरीके की रिकवरी से चोरी पे रोक लगेगी, उसके साथ साथ रिकवरी करने में भी पुलिस को आसानी होगी। इस तरीके कुल 509 मोबाइल फोन्स हैं, ये करीबन इनकी कीमत 1,07,00,000 रुपए है। और आज इन सभी मोबाइल फोन्स हैं, इनको जो इनके रेसिपिएंट हैं, जो कंप्लेंट के पूर्व में, उनको बरामद करके दिया जा रहा है। इसमें यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि ये वीवो के 107 मोबाइल है, ओप्पो के 97 है, सैमसंग के 93 है और इसमें कई आईफोन्स भी हैं और ये सभी लोगों को आज जो है लोगों को दिए जाएंगे। गाजियाबाद पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का ई रिक्शा, एक अन्य रिक्शा, 2 बैटरियां और नगद बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिछले 5-6 महीनों में शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से ई रिक्शा चोरी कर स्क्रैप के रूप में बेचते थे और चोरी किए गए ई रिक्शाओं की बैटरियां अलग अलग बेची जाती थी। बुलंदशहर के थाना चोला क्षेत्र में फर्जी फर्म बनाकर 1,22,00,000 रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ। थाना चोला पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में पवन भाटी, विवेक शर्मा और कुमारी तनु शामिल हैं। आरोप है कि तीनों ने मिलकर तनु इंटरप्राइजेस के नाम पर एक फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी की चोरी की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईपैड और मोबाइल फोन भी बरामद किए। विवेक शर्मा ने ये फर्म रजिस्टर्ड की थी एवं तनु इंटरप्राइजेज जो कंपनी है, वो तनु नामक जो महिला है उसके नाम, उसके कागज़ के आधार पर रजिस्टर्ड की गई थी और इसी में उसका अकाउंट संलग्न था और उसी का मोबाइल लगा हुआ था।
इसमें जो गिरफ्तारी हुई उसमें एसआईटी टीम और साइबर टीम और थाना चोला द्वारा इसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। और इसमें गिरफ्तारी में इनके द्वारा जो है डिजिटल साक्ष्य जो मिले हैं उस संबंध में कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसके तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां मुस्लिम लड़की की मिस्ड कॉल से शुरू हुई एक प्रेम कहानी निकाह तक तो पहुंची, लेकिन आगे चलकर 3 तलाक और हलाला जैसी कुरीतियों में उलझना उस महिला के लिए दर्दनाक हो गया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पति समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और उसके बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोबारा निकाह होने के बाद मेरी 2018 में बेटी हुई इनसे जी। बेटी मेरी और इनकी ही है। अच्छा। जब बेटी हुई तो बेटी होने पे और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और ज़्यादा मतलब परेशान करने लगे मुझे कि एक लड़का नहीं दे सकती, ऐसे इस तरीके की मुझे बहुत टॉन्ट कसते थे कि एक बेटा नहीं हुआ, इस तरीके की चीज़ें। मदायूं में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। बिना अनुमति के हिंदू बस्ती में विशेष समुदाय के स्थानीय और बाहरी लोगों ने चादर जुलूस निकाला, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया और कई हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद हिंदू संगठनों के विरोध के बाद फैजगंज बेहटा के चेयरमैन समेत 9 पर एफआईआर दर्ज हुई। साथ ही पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। तब दृष्टया यह तथ्य संज्ञान में आए हैं कि एक स्थानीय महिला ने अपने बच्चे के स्वस्थ होने की मन्नत मांगी थी, जिसके क्रम में उसने कुछ बाहरी लोगों को बुला लिया था। इसमें पुलिस टीम के द्वारा विस्तार से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गोरखपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक बड़े गैंग का खुलासा किया। पुलिस के फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने वाले बैंक के 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें एक लड़की भी शामिल है। शातिर बदमाश फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों का हेल्थ बीमा का झांसा देकर धोखाधड़ी करते थे। गिरफ्तार बदमाशों के पास लैपटॉप, राउटर, मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए। फिलहाल गिरोह के 4 सदस्य अभी फरार हैं। पुलिस और साइबर टीम पूरे मामले की छानबीन के लिए इनके बैंक खातों की डिटेल को खंगाल रही है। घटना तो एक ही है, क्योंकि घटना कई लोगों के साथ करते रहते हैं। एक तरीके से साइबर फ्रॉड का एक तरीका है। ये पूरी टीम इसमें गिरफ्तार की गई है और इसमें और भी हम पूछताछ कर रहे हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल चेक कर रहे हैं और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसमें आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। वो दूसरी चीज़ है, ये इस घटना का पैटर्न थोड़ा अलग है, वो दूसरी घटना है और लगभग ये सितंबर में इन लोगों ने कार्यालय सेटअप किया था यहाँ पे और तब से लोग काम कर रहे हैं। पूर्व में भी ये लोग इसी तरह की घटना में लखनऊ में पकड़े गए थे। कुछ मेंबर्स उसमें कॉमन हैं, कुछ अलग से भी हैं। सेम पैटर्न की घटना यहाँ भी इन लोगों ने की। मथुरा में आक्रोशित लोगों ने थाना जमुना पार पहुंचकर जमकर हंगामा किया और थाने का घेराव किया। दरअसल ग्रामीणों और परिजन का यह हंगामा 18 जनवरी से लापता युवक रणवीर का कोई सुराग न लग पाने के चलते किया गया। परिजन का आरोप है कि युवक पिछले कई दिनों से लापता था और लापता युवक की हत्या कर उसका शव यमुना नदी में बहा दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, पर वहाँ बता रहे हैं लोग कि सोनू के पिताजी का नाम एक महेंद्र है, उसकी माताजी का नाम माया है। वहाँ ये काम किया करते थे। अच्छा। इस सोनू ने उनके साथ पीना खाना किया है, तो उसके बाद इनमें कोई वातावरण हुआ है। उसने बताया है बयान में कि हमने काट कर और जमुना जी में फेंक दिया है और इसके पीछे भी किसी का हाथ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम योगी ने उनको नमन किया। लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि गांधी के नेतृत्व में लड़ी जा रही आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस ने एक नई दिशा दी। वो क्रांतिकारियों के सिरमौर थे। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। उनका एक एक शब्द आजादी की लड़ाई में मंत्र बना रहा। स्वाधीनता आंदोलन यह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था
उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर। उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी वीडियो ट्वीट कर नमन किया। अमित शाह ने लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे नाम हैं जिनके स्मरण मात्र से मन में देश प्रेम का ज्वार उमड़ पड़ता है। उन्होंने युवाओं को संगठित कर आजाद हिंद फौज के माध्यम से प्रथम सैन्य अभियान चलाया और अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराकर 1943 में ही आजाद भारत की घोषणा की। मंत्री जेपीएस राठौर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा कि यूपी के हर क्षेत्र में विकास किया जो अखिलेश को नहीं दिखेगा। वो अगर सही जगह निशाना साधेंगे तो वो वोट में कन्वर्ट होगा। वो गलत जगह निशाना साध रहे हैं, उनका निशाना सही जगह नहीं लग रहा है, तो इसलिए वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। आप जनभावना के अनुकूल चलेंगे, जनभावनाओं के हिसाब से चलेंगे तो आप लोगों को विश्वास जीत सकते हैं। बहराइच जिले के हुजूरपुर में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कारागार मंत्री सुरेश राही ने कहा कि पहले SC/ST पर गिरफ्तारी हो जाती थी, अब जांच के बाद गिरफ्तारियां होती हैं। इसी तरह अगर कोई नियम बनाए गए हैं और उसमें कोई खामियां मिलती हैं या कोई दुरुपयोग होता है तो उसमें संशोधन किया जाएगा। यदि कोई नियम बनाया जाता है तो जैसे कि आप मान लीजिए SC/ST एक्ट था, उसमें पहले गिरफ्तारी होती तुरंत थी, अभी है क्या गिरफ्तारी? अभी जांच होने के बाद गिरफ्तारी होती है। ये तो किसी नियम बनाए गए हैं, यदि कोई कमी निकलती है या उसका दुरुपयोग होता है तो उसमें संशोधन किया जाएगा। सुल्तानपुर में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही और यह भी कहा कि हो सकता है सुल्तानपुर से ही लड़ जाऊं। इस पर लोगों ने तालियां बजाईं। ब्रजभूषण ने कहा, मैं सुल्तानपुर से लड़ जाऊं तो मुझको कुछ वोट मिलेगा या नहीं, मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है। आप भी माला से नेताजी का स्वागत करेंगे। लड़ेंगे हाँ लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? किस दल से? भाजपा हो सकता है सुल्तानपुर से लड़ जाए, क्या परेशानी है? नहीं कहो मैं सुल्तानपुर से लड़ जाऊं तो मुझको कुछ वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भैया मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है। जब उस समय जो आएगा, जो देखेंगे, वहां लड़ेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच ठनी हुई है, जिसको लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने वसंत पंचमी पर संगम में पवित्र स्नान नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में मौनी अमावस्या जारी है। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अपील पर शंकराचार्य ने कहा कि डिप्टी सीएम ने मान लिया है कि अधिकारियों से गलती हुई है। तो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बयान पर उन्होंने कहा, शंकराचार्य को कोई आदेश नहीं दे सकता, ये शंकराचार्य की इच्छा पर निर्भर है कि वो कैसे संगम स्नान करने जाएं। ऐसा है कि हमारा तो अभी मौनी अमावस्या का ही स्नान बाकी है। हम तो मौनी अमावस्या को संगम स्नान के लिए निकले थे, अभी तो वही स्नान हमारा नहीं हुआ, तो आगे का स्नान कैसे हो सकता है? कोई प्रशासन ने संपर्क किया आपसे? नहीं, कोई संपर्क हमसे किसी भी प्रशासन ने नहीं किया है। हाँ, तो सवाल यही है ना कि डिप्टी सीएम समझ रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है और इन सब बातों को लंबा नहीं चलाया जाना चाहिए। समझदारी भरा वक्तव्य है। बात यह है कि वो उनकी अपनी इच्छा है। शंकराचार्य की इच्छा पे आप अंकुश नहीं लगा सकते। शंकराचार्य को यह नहीं कह सकते कि तुम पैदल जाओ, उतरो पालकी से, और शंकराचार्य को यह भी नहीं कह सकते कि तुम पैदल नहीं जा सकते, चढ़ो पालकी पे। समझ गए कि नहीं? दोनों नहीं कह सकते, वो उनकी इच्छा का विषय है।
शंकराचार्य विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ना किसी को स्नान से रोकें, ना किसी को दान से रोकें। सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता ना रोकें। अखिलेश का इशारा माघ मेले में स्नान विवाद को लेकर है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए संगम घाट पहुंचे थे, जहां से यह पूरा विवाद शुरू हुआ है। और लखनऊ से इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। होमगार्ड की भर्ती में आपदा मित्र को प्राथमिकता दी जाएगी। 43,000 होमगार्ड्स भर्ती प्रक्रिया का चल रही है। हम उन्हें आपदा मित्र के रूप में ट्रेनिंग भी देंगे। एसडीआरएफ में आपदा मित्र की भर्तियां बढ़ाई जाएंगी। प्रदेश के अंदर एसडीआरएफ के माध्यम से भी आपदा मित्रों के भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और हम लोगों ने कहा कि आपदा मित्र के रूप में जो स्वयंसेवक कार्य करेंगे उन्हें उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती में हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि होमगार्ड अपने जनपद के अंदर कार्य करता है। वर्तमान में 45,000 होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और हमने कहा आवश्यक होगा उन्हें हम आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में होमगार्ड स्वयंसेवक वहां पे उनका सहयोग कर सकता है और वास्तव में हम सबको इनके प्रति जानकारी रखनी होगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तंज भरा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि गुंडई की राजनीति की विरासत का दौर लंबा नहीं चल सकता और अगली पीढ़ी में फिचकुर फेंकने लगता है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की लखपति दीदी हिस्सा लेने वाली हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखपति दीदियों के दल को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रवाना किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लखपति दीदियां यूपी के विकास की झांकी हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ महिलाओं को समूह से जोड़ेंगे और 1 करोड़ को लखपति दीदी बनाएंगे। रोजगार के बहुत अवसर है उत्तर प्रदेश में, उस अवसर को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज 14 दीदियां हमारी दिल्ली रवाना हो रही हैं।